Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am taking up current affairs for the month of March 2020. So, Cabinet Abroad DTEP. DTEP. It is remission of duties or taxes on export products. Is it clear? Remission of duties or taxes on export प्रोडक्ट्स। तो अब इस टर्म से आपको क्लियर हो रहा है, इस स्कीम से आपको क्लियर हो रहा है कि जो मैंने बोला रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे आपने टैक्स पे किए हैं, ड्यूटीज़ पे की हैं, उसको वापस लिया जाए। सो नाउ यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है इस स्कीम में कि अगर स्कीम में अप्रूव कर दिया एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो जो उन्होंने कोई टैक्स पे किए हैं या ड्यूटीज़ पे की हैं वो रिम्बर्स कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। जैसे कि कौन से टैक्सेस ड्यूटीज़ पे की हैं? वैल्यू एडिड टैक्स, कोल सेस, मंडी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ एंड फ्यूल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो इंडिया के एक्सपोर्ट कितने थे? 265.26 इन अप्रैल जनवरी पीरियड। इज़ इट क्लियर? सो किसने ये आपको है कि कैबिनेट ने क्या इम्प्रूव किया, कौन सी स्कीम को इम्प्रूव किया है टू रिम्बर्स टैक्सेस ड्यूटीज़ पेड बाय द एक्सपोर्टर्स, दैट इज़ RODTP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन export products. Is it clear? Next is RBI issues guidelines for IND-AS implementation by NBFC ARCs. Now IND-AS means Indian Accounting Standards. तो यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। इज इट क्लियर? RBI इशूज़ गाइडलाइंस फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन बाय NBFCs एंड ARCs। ये क्या है? अब तो दे हैव सेड कि जो RBI है दे हैव रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय NBFC एंड ARCs while preparing the financial results aimed at facilitating comparison and better supervision. So Indian accounting standards have been harmonized with international financial reporting standards. Is it clear? Next is Rajya Sabha nod for विवाद से विश्वास बिल। पार्लियामेंट ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 को नोट दे दिया है। इसका पर्पस क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है कि टू प्रोवाइड अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी to the end disputes by giving taxpayers a chance to settle tax disputes by paying their dues without any interest or penalty till March 31. Is it clear? तो इट मीन्स इनकी इंटेंशन क्या है कि जिन्होंने जो टैक्स पेयर्स हैं, इफ़ देयर इज़ एनी टैक्स डिस्प्यूट देन दे हैव बीन गिवन वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। और किस तरह से? बाय पेइंग देयर ड्यूटीज़ विदाउट एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी टिल March 35। तो कैप ऑफ ₹5 crore in dues included in the scheme. Is it clear? Next is government brings masks and hand sanitizers under Essential Commodities Act. अब ये देखो कि अब आपको सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है, दैट इज़ ऑफ COVID-19 आउटब्रेक। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर नोटिफाई किया है जिसमें उन्होंने मास्क को और हैंड सैनिटाइजर्स को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया है अप टू 30 जून 2020 तक। ये मास्क और हैंड सैनिटाइज़र आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। दे हैव टू नोटिफाई दिस ऑर्डर, दे हैव अमेंडेड एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इज़ इट क्लियर? सो ये एडवाइजरी है अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अंडर दिस लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट स्टेट्स कैन इंश्योर सेल ऑफ द आइटम्स एट MRP। Is it clear? Next is India declares coronavirus outbreak as a notified area. India declares coronavirus outbreak as a notified disaster. Is it clear?
होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, दे हैव decided to treat COVID 2019 as a notified disaster. इट मीन्स कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट फंड्स कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? फ्रॉम स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड टू फाइट दिस पैंडेमिक. स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड का उसमें से 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा फॉर द ईयर. आउटले शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड एलोकेशन फॉर द ईयर. इज इट क्लियर? नाउ सेंसस इंडिया 2021 टू बी कंडक्टेड इन 2 phases. जो 2021 सेंसस है वो 2 फेजेस में कंडक्ट होगा. तो फर्स्ट फेज़ कब से स्टार्ट होना है? 1 अप्रैल एंड विल कंटिन्यू 30 सितंबर. द सेकेंड फेज इज पॉपुलेशन एनुमरेशन विच विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 February to 28 February 2001 थ्रू आउट द कंट्री. और फर्स्ट सिनोग्रल सेंसस कब हुआ था इंडिया में? इन 1881. इज इट क्लियर? तो 2 फेजेस में सेंसस कंडक्ट होना है, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक एंड सेकेंड 9 February to 28 February 2021. नेक्स्ट इज लोकसभा पासेस एप्रोप्रिएशन बिल. लोकसभा ने अब एप्रोप्रिएशन बिल पास किया 2020-21 जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को ऑथराइज़ किया है कि दे कैन ड्रॉ दी फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. किस पर्पज़ के लिए? फॉर देयर वर्किंग एज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स. सो कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फंड कहाँ से आता है? आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट क्लियर? Now, Motor Vehicles Act 10% reduction of roads accident in 5 months. Now, Motor Vehicle Act किसके रिगार्डिंग है आपका? It deals with those cases जहाँ पे एक्सीडेंट कमिट हो रहे हैं. What will be their punishment? अगर वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं क्या पनिशमेंट होगी? तो विदिन 5 months उन्होंने कहा है कि 10% रिडक्शन होगी है. सो गुजरात, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़. रिपीटिंग, गुजरात, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़ कि 12 to 14% डिक्रीज़ आ गया रोड एक्सीडेंट्स में. जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई हुआ है तब से 12 to 14% डिक्रीज़ आ गया रोड एक्सीडेंट्स में. और कहाँ पे? गुजरात, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़. इंडिया की अगर हम देखें, इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे और उसमें डेथ भी हो रही थी पूरे वर्ल्ड में. अक्रॉस दी 199 कंट्रीज रिपोर्टेड इन दी वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक 2018. सो जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसी वजह से आया था, ये इसी वजह से अमेंडमेंट हुई थी सो दैट दी एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड. और वो 12 to 14% डिक्रीज़ आ गया विद इन 5 months जब से नया एक्ट आया है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू रिव्यू पॉलिसी ऑन बिल्डिंग नियर मॉन्यूमेंट्स. गवर्नमेंट टू रिव्यू पॉलिसी ऑन बिल्डिंग नियर मॉन्यूमेंट्स. जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, दे हैव अनाउंस्ड दैट टू रीविजिट द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958. ये जो एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, व्हाट इट रेगुलेट्स कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है and they have to classify based on their historical significance. So act bans the construction within 100-meter boundary of secure monuments. So government to review policy on building near monuments. Next is power generation from conventional sources registered annual growth of 5.45% in 2018-19. अब टोटल पावर जनरेशन कितनी है जो कि कन्वेंशनल फ्यूल सोर्सेज से रजिस्टर की गई है? दैट इज़ 5.45% फ्रॉम 1.17 बिलियन यूनिट्स इन 2015-16 और 18-19 में कितनी हो गई? 1.38.
और पावर ऑफ जनरेशन फ्रॉम हाइड्रो सोर्सेज कितनी रजिस्टर्ड हुई है? 3.3%. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री फास्टैग प्रोजेक्ट. 498 ongoing railway projects are at different stages. 498 ongoing railway projects including 188 new lines, 55 gauge conversions and 255 doubling projects of total length of costing rupees 6.75 lakh are in different stages of planning, sanction, execution. तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स के रेलवे के रिगार्डिंग कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस पे. इज इट क्लियर? सो दे हैव टोल्ड अबाउट दिस. नाउ पीयूष गोयल, ही इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज. हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज? Piyush Goyal. Next is Lok Sabha passes aircraft amendment bill to give a statutory status to DGCA. DGCA means Directorate General of Civil Aviation. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. तो लोकसभा ने एयरक्राफ्ट बिल को अमेंड किया है कि हम DGCA को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे सकें. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को क्या दे सकें हम? स्टैट्यूटरी स्टेटस under the civil aviation ministry into a statutory body was passed by the Lok Sabha. So they have also given statutory status to Bureau of Civil Aviation Security and AAIB. AAIB means Aircraft Accidents Investigation Bureau. Is it clear? Next is Indian Railways to electrify all the broad gauge routes by December 2023. जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल है, उन्होंने IR मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं. सारे ब्रॉड गॉज रूट्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना बाय दिसंबर 2023. और उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री ने ये भी प्लान किया है कि 1000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोलर मिशन को प्लान किया गया है, जिसमें से कि 101.42 मेगावाट सोलर पावर के ऑलरेडी सेटअप हो गए हैं. नेक्स्ट इज इंडिया पोस्ट लॉन्चेस फ्री डिजिटल लोकर सर्विसेज इन कोलकाता. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस इन दी सिटीजन. क्या इंट्रोड्यूस किया है? फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस इन दी सिटी. द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन 2 पोस्ट ऑफिसेज इन कोलकाता. Nabidaganta IT post office in sector 5 of Salt Lake City and another in Newtown. India Post now comes under Ministry of Communication and Technology. Is it clear? Now next is the cabinet approved schemes to make India electronic manufacturing hub. कैबिनेट ने 3 स्कीम्स अप्रूव की हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एंड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट वर्थ एट ₹50,000 करोड़ इन दिस सेक्टर्स. फंड्स जो एलोकेटेड है आर टू बी यूज्ड ओवर 5 years. स्कीम की पोटेंशियल है 80,000 डायरेक्ट और 80,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने. एंड हु इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर? रवि शंकर प्रसाद. इज इट क्लियर गाइज? थैंक्स.